आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि हम बच्चा 10th के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ अपना रुख करता है। मैनेजमेंट वाले लोग जाके देख तो लेते कि पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो क्या पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट वाले लोगों को पता ही नहीं है। कितने पेरेंट्स से मिल चुके होंगे? पिछले 4-4.5 साल में लगभग में 1200-1300 पेरेंट्स, बच्चे के लिए टाइम नहीं है आपके पास, तो कहाँ किसके लिए रहो। मैं तो कहता हूँ मार्केट में ऐसे भी रिजल्ट्स हैं जो रिजल्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर, कुछ भी बना सकते हो मतलब। मैं कहता हूँ कि मेरा एक सिंगल बच्चे के ऊपर अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो मैं कहता हूँ जो आप कहिएगा वो मान, अब तो बाहर के हैं, भाग जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडुटॉक्स के एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कुंदन कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं द डॉट इंस्टीट्यूट के, साथ ही एचओडी हैं मैथमेटिक्स के। कुंदन सर आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं। आज इस पॉडकास्ट में उनसे कुछ ऐसे सवालों पर बात करेंगे जो शायद पेरेंट्स जानना नहीं चाहते या पूछ नहीं पाते, लेकिन ये सवाल एक बच्चे के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि इन इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब आप तक हम पहुंचा पाएं। सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। हम जिस पर्पस के लिए यहाँ पे बैठे हैं, शायद आज बहुत अच्छा ये मोमेंट है कि हम अपना मैसेज जो है वो पेरेंट्स तक पहुँचा पाएंगे। तो इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। आज सर सबसे पहले हम जानेंगे कि आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि हम बच्चा 10th के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ अपना रुख करता है। पेरेंट्स बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है? ये ट्रेंड कहाँ से आया है और बच्चा स्कूल से कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों मूव कर रहा है अब? जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम पे लोगों को आईआईटी के बारे में उतना कुछ पता नहीं होता था, लेकिन सिंस अब ये जो कंपटीशन का माहौल है, कंपटीशन इतने लेवल पे बढ़ गया है कि आज के दिन में तो इनफैक्ट बच्चे 9th से ही तैयारी करने की सोचते हैं, लेकिन फिर भी आज के दिन में 9th और 10th का, स्पेशली मैं जहाँ पे बैठा हूँ रेवाड़ी में, बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 9th-10th के एक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी भी जैसे जब 11th और 12th की बात आती है तो लगभग सारे स्कूल्स कोचिंग सेक्शन अपने यहाँ बना रहे हैं, या फिर हम लोग भी जो कोचिंग चला रहे हैं उसका मेन पर्पस अभी के हिसाब से मैं जिस पर्पस के लिए बैठा हूँ वो आईआईटी के लिए बात कर रहा हूँ। तो बच्चा कहीं ना कहीं वो मूव करता है, चाहे वो स्कूल के कोचिंग सेक्शन में जाए या फिर वो हमारे पास आए या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर में जाए, लेकिन एक ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सवाल ये है। तो उसके लिए अलग तरीके का माहौल चाहिए। मतलब जैसे 10th तक बच्चा जो था वो प्रॉपर सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, उसको क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी वही चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही थी। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो बोर्ड की जितने भी यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल्स के अंदर या फिर जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सारे बच्चे को 90-95% स्कोर आते ही आते हैं जी। तो अब जब बात आती है कि बच्चा जब आईआईटी की तैयारी शुरू करता है तो स्कोर धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। जब डिग्रेड होता है तो उसका ये वजह नहीं कि बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया, मेजर वजह ये है कि जो हम क्लास में पढ़ाए रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस करे हैं वो सेम चीज का एप्लीकेशन पूछता है। तो आईआईटी की जो तैयारी है, जो बाकी जो नॉर्मल 10th तक का एग्जाम था उससे बहुत डिफरेंट है, और इस डिफरेंट के लिए एक फेज चेंज होता है बच्चे का। जब 9th से 10th में मूव करता है तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन जब वो 10th से 11th में मूव करता है तो ये एक मेजर गैप है, और इस गैप को फिल करने के लिए बच्चों को ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने सर इसका एक्सप्लेन करा। इसमें भी एक सवाल ये भी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, अभी मैक्सिमम बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, तो जो अभी सिलेक्शन का अगर मैं परसेंटेज पूछूं तो किस तरह वो वेरी करते हैं? कितने बच्चे एग्ज़ाम को देते हैं, क्या सिलेक्शन है, अगर उस पर आप बता पाए। नॉर्मली जैसे अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो इन दिनों ट्रेंडिंग 12 लाख से लेके और 14 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम के लिए अपियर होते हैं, अगर मैं मेंस की बात करूं। और इसी में एडवांस की बात करूं तो लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन मैं सिलेक्शन की बात करूं तो सिलेक्शन में है कि लगभग 17,600 कुछ सीट है अभी आईआईटी में। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो बीटेक के एडमिशन के लिए बात कर रहा हूँ, या फिर मैं 12th लेवल पे जो एग्जाम हो रहा है मैं उस सीट की बात कर रहा हूँ। जैसे आईआईटी में देखेंगे तो बीटेक, एमटेक, पीएचडी वगैरह भी होता है, तो मैं अभी उन सब सीट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हम जो बात कर रहे हैं स्पेशली जेईई एडवांस के थ्रू जो एडमिशंस होते हैं उसमें।
तो लगभग 17,000 सीट है और 13 से 14 लाख बच्चे अगर अपीयर होते हैं, मतलब अगर मेन इनपुट देखें तो 13 से 14 लाख बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एट द एंड 17,000 बच्चे का एडमिशन हो पा रहा है। तो अगर हम सिलेक्शन रेशियो देखें तो टेंटेटिव ये 1.2 या 1.1% के आसपास आएगा, जो कि अगर हम इसको बड़े बेसिस पे देखें, मतलब शॉर्ट टर्म में समझने के हिसाब से बोलें, तो अगर 100 बच्चा है तो 100 बच्चा में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, या फिर 1000 बच्चा है तो 1000 बच्चे में से 12 बच्चे का सिलेक्शन होगा या 11 बच्चे का सिलेक्शन होगा, जो कि एक टफ कंपटीशन है। और अगर मैं आपको आईआईटी के बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो ये वर्ल्ड का सेकेंड टफेस्ट एग्जाम है 12th लेवल। तो अगर कोई बच्चा अचीव करता है तो हमको लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली आ ही जाता है। सर, जो ये प्रेस्टिजियस कॉलेजेस होते हैं, ये अपना खुद का जैसा एग्ज़ाम इन्होंने लिया हुआ है, वहीं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम एक अलग है, वो पूरा सब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। तो इन कॉलेजेस ने जो एग्ज़ाम बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीएसई के बोर्ड्स एग्ज़ाम भी वही 12th के बाद ही हो रहे हैं, तो जी। क्या कुछ डिफरेंस है दोनों की प्रिपरेशन में? बच्चा कैसे कोप अप करे इन दोनों एग्जाम्स के लिए? कोप अप करना तो मतलब जब बच्चा 2 साल तैयारी करता है तो वो इन बिटवीन सीख लेता है कि उसको किस तरीके से एग्जाम देना है। लेकिन अगर मैं 12th के बोर्ड की एग्जाम बात करूं या फिर आईआईटी के मेंस या फिर एडवांस की बात करूं, तो दोनों डिफरेंट चीज़ है। मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है, सिलेबस वाइज नहीं है, लेकिन दोनों का थीम अलग है। जैसे 12th बोर्ड का जो एग्जाम है वो सिंपल जिस तरीके से 10th का बोर्ड था कि क्लास में जितनी चीज़ पढ़ाई गई वही चीज़ पूछी जाएंगी, बस वैल्यूज इधर से उधर कर दिया जाएगा। सेम ही 12th में है। मतलब 12th में जब आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो 11th 12th में जो एनसीईआरटी का बेसिक सिलेबस है वही सिलेबस पूछा जाएगा, और इनफैक्ट जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो लेवल भी ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। जो चीज़ क्लास में आपको कराई गई है वही चीज़ पूछी जाएंगी, बस वैल्यूज इधर से उधर हो सकते हैं। लेकिन वही अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में वही सेम सवाल जो है उसमें बेसिकली 2 या 3 चैप्टर को मिक्स करके और थोड़ा सा कैलकुलेटिव किया जाता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वगैरह डाल के, कॉन्सेप्ट वगैरह डाल के, 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट डाल के उसको थोड़ा टफ बनाया जाता है। वही मैं अगर एडवांस की बात करूँ, जैसे अगर आप मेंस के एग्जाम की बात करें तो 300 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे, वेटेज भी सेम होता है। एडवांस में भी वेटेज सेम होता है तीनों सब्जेक्ट का, लेकिन परेशानी क्या है कि आपको जो एग्जाम सेंटर है और एग्जाम डेट है केवल ये पता है, आपको ये भी नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या मल्टीपल करेक्ट होंगे, मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट होंगे या मल्टीपल होंगे या मैच मैट्रिक्स होगा। सब सस्पेंस है, मतलब एकदम सस्पेंस है। तो अगर कोई बच्चा उस चीज को क्रैक करके आता है तो मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, और उसको मतलब हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। वो बच्चा सच में बहुत अच्छा किया है। और क्या बोलते हैं, टाइम के साथ मैं यही बताऊं कि अगर पेपर के बारे में बात करें तो मतलब एकदम यूनिक पेपर है इस 12th लेवल की तैयारी के हिसाब से। बाकी बोर्ड की पैटर्न में और इसमें मेजर डिफरेंस तो यही मेरे को समझ सिलेबस वगैरह में, मतलब तो इसलिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती बच्चों को मतलब कोप अप करने में। किस में, बेंच पे आप ये बोर्ड्स और नहीं, बोर्ड में तो बहुत मेजर समस्या नहीं आती है। मेजर समस्या आती है मेनली एडवांस के लिए, क्योंकि एडवांस में अगर हम देखें तो मतलब चैप्टर को मिक्स करना और वो चीज़ आप रियल में अप्लाई करना, मतलब जब तक आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे एक नॉर्मल बच्चा जाके उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता। क्रैक छोड़ दो, मतलब मैं तो कहता हूँ पैटर्न में मैथ्स में भी अगर मैं बताऊँ तो 18 सवाल नॉर्मली पूछते हैं, 17, 18, 19 यही पैटर्न है। तो कहते हैं बच्चा 1 या 2 सवाल भी कर दे तो काफ़ी रहेगा नॉर्मल जो बच्चा तैयारी कर रहा है उससे। तो काफ़ी अच्छी इंसाइट्स दी आपने एग्ज़ाम्स के बारे में। सर, यहाँ पे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बताया कि एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट है और इसको जो बच्चा क्रैक करता है वो आगे कैसे प्रोसीड कर सकता है, तो अब यहाँ से अगर कोई बच्चा कोचिंग भी लेता है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स बच्चों के सामने हैं, तो पेरेंट्स कहाँ पे जाए, मतलब कौन सी ऐसी सही जगह जहाँ से उसका बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है, वो कैसे डिसाइड करे? मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स जहाँ जाने की बात नहीं है, पेरेंट्स को हर जगह जाना चाहिए जहाँ उसका मन करे, एक बात, और मन ना भी करे तब भी जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए? ताकि आप बेसिकली चीज़ें कंपेयर कर पाओगे। पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि मैं एक जगह इंक्वायरी कर लिया और वही फाइनलाइज कर दिया, तो हमको लगता है कि पेरेंट्स को इसमें अपना प्रॉपर टाइमिंग देना चाहिए। उसका मेजर वजह तो ये है कि जैसे अगर कोई ये जो ट्रांजिशन जो चेंज हो रहा है 10th से 11th में, तो ये मतलब मेजर चीज़ की वही आईआईटी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आईआईटी की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पेरेंट्स के मन में ये सवाल होना चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि मैं वहाँ गया, फीस कम लिया,
टीचर्स से मिल लिया हो गया, नहीं। वो जब पहले अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो करना है इसके लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या जरूरी है, तो मेजर चीज़ टाइम पे क्लास होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में सिलेबस कंप्लीशन का एक डेट होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, कोर्स प्लानर होनी चाहिए, उसका एक ढंग से टेस्ट प्लानर होना चाहिए कि टेस्ट कब कब होगा। उसके अलावा कौन से टीचर पढ़ाएंगे, जो टीचर पढ़ाएंगे वो कितने क्वालिफाइड हैं, अगर क्वालिफाइड हैं तो क्या वो हमारे यहाँ स्टेबल है या नहीं। स्टेबल करने का मतलब कि जैसे मतलब ये बहुत ही जनरल चीज़ है इन दिनों ट्रेंडिंग में कि जब हम एडमिशन कराने जाते हैं तो टीचर को फोटो दिखा दिया जाता है कि सर ये पूरा टीचर्स का सेट है और ये हमारे साथ पूरा साल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मीनवाइल 2 से 3 महीने बाद जैसे ही बच्चे का फीस वगैरह आ जाता है तो टीचर्स चेंज हो जाते हैं। हाँ। अब टीचर जो चेंज होता है तो इस बात की सिक्योरिटी क्या है, मतलब जैसे मतलब मेजर चीज़ अगर हम अल्टीमेटली देखें तो सब चीज़ डिपेंड कर रहा है टीचर पे। और ये जो आप स्कूल से जब बच्चा कोचिंग सेंटर में आता है तो उसका भी मेजर वजह केवल टीचर था, ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पे चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे नहीं तो वहाँ पे भी था। हाँ। तो आप मेजर चीज जो लेके आया आपको यहाँ तक वो था टीचर। और अगर टीचर ही आपका स्ट्रॉन्ग पिलर नहीं है, क्योंकि कोई भी एकेडमिक्स जो चलता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल जो चलता है वो मैनेजमेंट पे तो चलता है नो डाउट, लेकिन उसमें एक मेजर रोल जो मेन पिलर होता है या बच्चे को निर्माण जब हम कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो मेजर रोल टीचर का है। तो हमको बात करनी चाहिए केवल और केवल सराउंड करना चाहिए अपने आप को टीचर पे। सर इसमें मैं यहीं पे आपको रोक के सवाल पूछता हूँ, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं जो आपके टीचर्स है वो स्टेबल रहे? सर मेरे टीचर्स स्टेबल जो हैं उसका मेजर वजह तो ये है कि जैसे मैं डॉट में मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ, जो मेरे पार्टनर्स हैं जैसे राहुल जी हैं या फिर सतीश जी हैं वो खुद फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और जो सतीश सर हैं वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो हम लोगों की IITian टीम जो है जो डे 1 से काम कर रहे हैं, ये अगर आप थ्रू आउट द ईयर मतलब जर्नी में देखें तो पिछले 4 से 5 साल में हमने टीचर लगातार इंक्लूड किए हुए हैं, मतलब टीचर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा टीचर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मीनवाइल बीच में टीचर ने छोड़ गया। मतलब ये पूरा सेशन के लिए हमारे पास बुकिंग रहता है कि नहीं आप मीनवाइल कई कुछ अर्जेंसी नहीं आ जाती है तो आप भी मतलब कंप्लीट खुद क्लासेस लेते हैं? हाँ मैं भी क्लास लेता तो पेरेंट्स जब शायद एडमिशन लेने आता होगा तो शायद आप उनसे मिलते नहीं होंगे, हूँ। तो अब तक लगभग आप कितने पेरेंट्स से मिल चुके होंगे? पिछले 4-4.5 साल में लगभग मैं 1200-1300 पेरेंट्स से तो मिलाऊंगा 1 to 1। तो जनरली ये इतनी सारे पेरेंट्स आप मिले, काफ़ी कुछ आपने सुना भी होगा, बताया भी होगा, कुछ इसको अगर समराइज़ कर पाएँ तो उन 1200 पेरेंट्स का क्या व्यू था? हमको जो समझ में आता है, जो जिस बात के लिए हम लोग ये वीडियो शूट भी कर रहे हैं कि पर्पस है कि पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि मैं बहुत चिंता करता हूँ अपने बच्चे की, मैं बहुत खर्च सकती हूँ। आप कुछ भी खर्च दो, किसके लिए कमा रहे हो? बच्चे के लिए। बच्चे के लिए टाइम नहीं है आपके पास। आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं मिल सकता, तो कमा किसके लिए रहो? एट द एंड बच्चे के लिए। तो अगर आपको बच्चे के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। हम जैसे अभी लास्ट टाइम हमने पेटीएम किया था, अभी लगभग संडे को शायद किया था जी, 2-3 दिन पहले। पेटीएम में एक्सपेक्टेड थे कि 50 पेरेंट आएंगे, लेकिन आए 20-25। तो परेशानी क्या होता है कि ये जो 25 पेरेंट नहीं आए, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी अर्जेंसी की वजह से नहीं आए होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे अरे यार क्या करेंगे जाके, बच्चा तो जा ही रहा है, बच्चे तो आपके यहाँ ही छोड़ रखा है, पढ़ाओ। तो केवल पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जी। आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा अगर इम्प्रूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। मतलब आप अगर हमको पे किए हैं, या फिर आप मुझे छोड़ दो स्कूल में पे किए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में पे किए हैं, तो आप पे तो कर दिए। पे आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके बच्चे को सर्विस दे रहा है जी। सर्विस तो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा, आप वहां पे पढ़ लो ना। केवल पढ़ाने के पैसे थोड़े दे रहे हो, आपको उसको सही डायरेक्शन मिले, सही टाइम पे सब कुछ डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात के आपको पैसे दिए हैं, आपको गाइडेंस करने के पैसे मिले हैं। बिल्कुल। तो मतलब नॉर्मली पेरेंट क्या होता है कि पैसा दे दिया और सोचता है कि अब काम मेरा हो जाएगा, 2 साल बाद मिलेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। नहीं होगा। केवल रिजल्ट पढ़ा देने से अगर आ गया होता तो फिर जरूरत नहीं थी हमारे जैसे लोगों की। तो पहले मेरा ही था, मतलब जहाँ ऑलरेडी हमारे जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब वो पढ़ तो कहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ घर में बैठ के जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ वो सेम चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में। तो फिर हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? तो हम इसलिए बैठे हैं कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से होमवर्क करना है, कितना करना है, अगर डाउट आ जाए तो क्या करना है।
तो ये आप 1-to-1 जो कनेक्शन है ना, इसलिए ये जगह जरूरी है, इसलिए नहीं कि मैं केवल क्लास में कंटेंट डिलीवर करता हूँ। ये काफ़ी मेजर फ़र्क आपने बताया कि पढ़ा तो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी रहे, जो मेजर फ़र्क है वो गाइडेंस का, और शायद ये पेरेंट्स मिस कर देते हैं जब और यही चीज मिसिंग है जिस वजह से बच्चे के अंदर जितनी प्रोग्रेस एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स, वो नहीं आ रहा है। ये जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट केवल मेरे पढ़ा देने से नहीं आता, इसमें बच्चे का भी रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है, घर के माहौल का भी रोल है, यहाँ के माहौल का भी रोल है, मतलब सब कुछ कलेक्टिव है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी बच्चे का रिजल्ट आता है तो हमने करा दिया, नहीं, हमने कराया, बच्चे ने किया और पेरेंट ने करवाया। बिल्कुल पेरेंट ने ये चूज किया कि मुझे यहाँ डालना है, इसलिए ये हो पाया। बिल्कुल करेक्ट है। सर आपके पास भी काफ़ी बच्चे एडमिशन्स लेते होंगे, पूरा साल पढ़ते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज बच्चे ऐसे होते होंगे जो परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे, उनके लिए क्या प्लान होता है इंस्टीट्यूट्स के पास? अगर मैं सच बताऊँ तो प्लान तो किसी के पास कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने एकेडमिक्स में। जैसे मतलब हम लोग का ऐसा मानना है कि जितना हम क्लास में डिलीवर करते हैं, मतलब क्लास में जितना होमवर्क मिलता है या फिर जितना कॉन्सेप्ट उनको डिस्कस किया जाता है, वो सारा चीज़ अगर बच्चा उतना कर ले तो 95 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएगा। मिनिमम मार्क 95 परसेंटाइल है। लेकिन सवाल ये है कि अब बच्चा इतना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको मॉनिटर कैसे करें? बिल्कुल। और इसको मॉनिटर कौन करेगा? हाँ तो इसको मॉनिटर करने के लिए हमने, जैसे अभी हमारे यहाँ हफ्ते में हर हफ्ते एक टेस्ट हो रहा था, तो हमने क्या किया कि एक हफ्ते तो टेस्ट किया, अगले हफ्ते क्विज कर दी, फिर अगले हफ्ते टेस्ट कर दिया, अगले हफ्ते क्विज कर दी। अब ये दो वर्ड हैं, टेस्ट और क्विज, ये दोनों क्या है? तो जो टेस्ट चल रहा था, जैसे मेंस पैटर्न हो या एडवांस पैटर्न हो, वो वैसे ही एज इट इज चल रहा है। लेकिन क्विज में क्या किया कि बच्चा जो हम नोट्स के अंदर कुछ पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए हमने ये क्विज बनाया। अच्छा। बेसिकली क्विज जो है वो ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उतना नोट्स में जो कराया गया है वो तो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये बात कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है जैसे नोट्स भी लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि क्विज से पहले बच्चे को नोट्स पहले यहाँ पे जमा करना होगा, और बेसिकली टीचर्स जो होंगे उसके नोट्स को चेक करेंगे कि बच्चा ढंग से क्लास में नोट्स लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। एक स्टेप हमने ये पता लगा लिया कि नोट्स लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। अब दूसरा स्टेप है क्विज में हमने एक बेसिक क्राइटेरिया रखी कि भाई क्विज जो है वो नोट्स को चेक करने के लिए, तो हम बेसिकली उसमें इजी सवाल पूछेंगे। तो उसका एक क्राइटेरिया बनाया कि 75% स्कोर आने चाहिए अगर आपके नोट्स क्लियर हैं, ढंग से पढ़े हैं जी। तो अगर उसमें 75% आ गया मतलब बच्चा नोट्स पढ़ रहा है। अब कई बार क्या करता है बच्चा कि नोट्स तो कहीं से भी छाप लेगा। अब 75% आ गया तो वेल एंड गुड है। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो एक बार में या 2 बार में 75% नहीं ला सकेंगे, हो सकता है वो 30 से शुरू करें। तो हम क्या किए कि 3 बार रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे कि पहली बार अगर 30 लाया तो अगली बार 31 लाना चाहिए, अगली बार 32 लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 फिर 29 फिर 28, मतलब उसको महीना 1.5 महीना का टाइम लेके उसको इम्प्रूव कराना है। अगर इम्प्रूव नहीं करता है तो हम फिर पेरेंट्स को बुलाएंगे, पेरेंट्स को बुला के उनको एक मेंटर असाइन करेंगे। मेंटर जो ऑब्वियसली होंगे वो टीचिंग मेंबर में से कोई एक होंगे, चाहे उसको मैथ्स के हो सकते हैं या फिर फिजिक्स के हो सकते हैं या फिर केमिस्ट्री के मेंटर हो सकते हैं। उनको मेंटर असाइन करके और फिर उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा नोट्स भी क्यों नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कारण क्या है? हाँ, हो सकता है वो बच्चा किसी तरीके की परेशानी से मतलब भुगत रहा हो, उसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं हो। कई बार बच्चा किसी भी चीज़ से परेशान हो सकता है घर पे प्रॉपर माहौल नहीं हो पढ़ने का। कई बार बच्चे को सेल्फ स्टडी रूम के लिए पर्सनल रूम चाहिए होता है, हो सकता है वो अवेलेबल नहीं हो सकता है फ़ोन चला रहा हो, इन दिनों तो डिजिटल सब कुछ चल रहा है। कोई बच्चा इंस्टाग्राम पे हैं, कुछ बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ बच्चे शॉर्ट्स बना रहे हैं, कोई बच्चे रील देख रहे हैं। तो एग्जैक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चा इस तरीके का परफॉर्म क्यों कर रहा है। कोशिश करेंगे 1.5 से 2 महीने के अंदर ठीक हो जाए। अगर ठीक हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि आप कितना भी पढ़ लो, आप किसी को जबरदस्ती तो पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल, वो हर जगह है। हाँ, तो जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते तो उस केस में हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, बोलते हैं सर अब मैंने कोशिश करके देख ली, आप एक बार देख लो, अगर हो पाता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं सर। फिर हम लोग सर ये ऑप्शन होना चाहिए, मतलब मैं खुद मानता हूँ पर्सनली कि बच्चे के पास ये ऑप्शन होना चाहिए और पेरेंट्स के पास इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि उसको पता लग रहा है कि एक्चुअल में वो मॉनिटरिंग क्या हो रही है। वरना बाकी स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं पूरा साल बच्चा पढ़ लेता है, लास्ट में रिपोर्ट कार्ड जब सामने आता है तो पता लगता है कि बच्चे ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। नहीं तो इसमें जो है कि आप हर 15 दिन पे आप अपने बच्चे को मॉनिटर कर पा रहे हो कि आपका बच्चा सच में क्या कर रहा है। बिल्कुल,
मतलब ऐसा नहीं है कि आपको साल के एंड में पता लगेगा कि बच्चे ने नोट्स भी नहीं लिखा। आपको हर 15 दिन बाद पता है कि 15 दिन में बच्चे ने नोट्स लिखा भी है, नहीं लिखा है, वो कर क्या रहा है, वो होमवर्क भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी। तो वो सब कुछ हम थ्रू आउट द ईयर मॉनिटर कर पा रहे हैं। सर एक बात करूंगा, अभी जैसे जेई मेंस सेशन 1 का रिजल्ट आया है, तो वो रिजल्ट भी जानूंगा आपसे कि द डोट इंस्टीट्यूट का कैसा रिजल्ट रहा। और एक मेजर पॉइंट है, रिजल्ट दिखा तो बहुत लोग देते हैं, उसका वेरिफिकेशन कैसे करें कि वो रिजल्ट क्या सच है क्या झूठ है उसमें। रिजल्ट सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो रिजल्ट इस बार का 2025 का जो रिजल्ट रहा है मेन सेशन 1 का, वो हमारे प्रीवियस जितने भी ईयर्स जो पिछले 4 साल की अपेक्षा की अगर मैं कंपेयर करके बताऊं, जी। तो बाकी 4 साल से मेरा अभी तक का सबसे बेहतर रिजल्ट आया है। इसमें 99 से ऊपर 3 बच्चे हमारे 99.54 नमित जैन है जी। जो 12th का बच्चा है। उसके बाद सेकंड है मधुर नाम का बच्चा, वो भी अभी इस बार 12th में ही है, उसका 99.3 या ऐसा ही कुछ है, 99.3 है मेरे हिसाब से। और तीसरा है देवांश, 99.01 है, वो ड्रॉपर बैच का बच्चा है। ओके। बाकी अगर मैं 96 97 से ऊपर बात करूं तो 9 बच्चे हमारे जो बेहतर किए हैं, जिनका 96 परसेंटाइल से ऊपर है, उसमें 3 या 4 बच्चे 12th के हैं और 3 या 4 बच्चे ड्रॉपर बैच के हैं। जी। बाकी अगर मैं ये बात करूं कि ये जो रिजल्ट्स हैं, तो कई बार मेरे पास पेरेंट्स का कई बार अभी भी फ़ोन आया था कि सर आपने जो रिजल्ट्स आया आपका इतना बेहतर रिजल्ट रहा, लेकिन आपने अखबार में ऐड नहीं दिए। बोले अखबार में ऐड क्यों डालना है? जी। अखबार में आप ऐड देखिएगा तो मैं कहता हूँ कि नमित जैन मेरे यहाँ पढ़ा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो मेरा प्रोस्पेक्टस है उसमें रिजल्ट छपता है। मैं कहता हूँ कि मेरा एक सिंगल बच्चे के ऊपर अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो मैं कहता हूँ जो आप कहिएगा वो मान लूँगा। मतलब आपको फ़ोन नंबर चाहिए, आपको घर चाहिए, कहाँ है, किधर है, मैं तो पेरेंट्स से ही ओपनली बोलता हूँ। और इनफैक्ट ये भरोसा तक नहीं है, केवल मैंने वेरीफाई भी कराया है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है इसमें से मैं 1000-1200 लोगों से मिला हूँ, और हम 1000-1200 में से हमको लगता है कम से कम 1000 से ऊपर लोगों को ये बात हम बोले होंगे कि अगर आपको रिजल्ट चेक करना है तो बिल्कुल कीजिए। और ये केवल डॉट तक नहीं, आप जहाँ भी जाते हो, स्कूल में जाते हो, आप कोचिंग सेंटर में जाते हो, क्योंकि बात केवल रिजल्ट की नहीं है, बात ये है कि सच में वो रिजल्ट आया है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिजल्ट अगर आप कहीं भी कुछ देखते हैं उसको वेरीफाई कीजिए, आप उसके पेरेंट्स से मिलिए। रेवाड़ी बहुत छोटा सा शहर है, आदमी ढूंढना भी बहुत आसान है, और अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपको ये चीज़ इतना सर्च effort करना आपको चाहिए। लगाना। 5 दिन 7 दिन का छुट्टी लीजिए, आप ये डिसाइड करने में लगा दो। हम कहते 10 दिन लगा दो, करो, तो आपके बच्चे की बात है ना। बिल्कुल। सर एक यहाँ पे छोटा सा मैं नेशनल लेवल की भी बात करूँ तो काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब बंद हो रहे हैं। आप हमने बायजूस को बंद होते हुए देखा, अभी फिट्जी सभी लोग देख रहे हैं न्यूज़ पे। तो पेरेंट्स सब डरे हुए हैं, मतलब ऐसा क्या कारण रहा कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आज बंद होने की कगार पे हैं और पेरेंट्स अब इस स्टेप को डरते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब थोड़ा इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो। इसमें तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी बढ़िया चल रहा है, वोकल फॉर लोकल, तो उसको सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ। तो डॉट की कोई और ब्रांचेस भी आप ओपन करने वाले हैं अभी, कुछ ऐसा प्लान? नहीं, हमको अभी डॉट को इतना बड़ा बनाना है कि रेवाड़ी के लोग सच में हमें याद रखें कि कोई आया था। और क्योंकि हमें यहाँ एक्सेप्टेंस मिलने में बहुत टाइम लगा। जैसे हम 2021 के फेज में थे जब हम डॉट चला रहे थे, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स का था कि सर हम मंथली फ़ीस देंगे। हम बोले मंथली फ़ीस तो स्कूल में चलता है, यहाँ कोचिंग में तो चलता नहीं है। तो दे वाज लाइक कि नहीं, अब तो बाहर के हैं, भाग जाएंगे। हम उनको ये मैसेज देना चाहते कि हम भागेंगे नहीं, रेवाड़ी के शहर में, आपके शहर में इतना बड़ा मैं सेंटर खोल के दिखाऊंगा, आपके अगले बच्चे जो होंगे वो यहाँ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में पढ़े और उनको आप सिलेक्शंस दें। और सिर्फ एक बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता, वहाँ से पूरा एक परिवार, पूरा शहर सक्सेसफुल होता है जब वो बच्चा आगे जाके कुछ करता है। सर मेनली एक सवाल ये भी है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने शायद ये एग्ज़ाम्स ना दिए हों, तो एग्ज़ाम्स के बारे में कम इन्फॉर्मेशन हो। तो हम बेसिकली आईआईटी जेईई की बात करें तो इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा अगर आप बताएँ कि कितने फ़ेज़ में ये एग्ज़ाम होता है? क्या इसमें, क्योंकि 2 लेवल्स हैं जैसे मेरे को पता है, मेंस और एडवांस, तो पेरेंट्स को ये बात क्लियर नहीं होती, तो थोड़ा आप इस पे भी बात कर पाएँ तो। जैसे 2 चीज़ें हैं, जैसे नॉर्मली जब बच्चा 12th में होता है, स्पेशली मैं 11th-12th की बात करता हूँ।
तो जब बच्चा जनवरी के आसपास में, मतलब जनवरी सेकेंड वीक में नॉर्मली मेंस का पेपर होता है, उसके बाद फिर बच्चा बोर्ड देता है मिड ऑफ द फरवरी। जैसे अभी फरवरी में हम लोग हैं तो अभी 12th का एग्जाम भी चल रहा है और ये लगभग हर साल अभी ट्रेंडिंग में यही है। तो 12th से मिड ऑफ 12th से लेके मिड ऑफ मार्च तक 12th के एग्जाम चलते हैं। उसके बाद फिर अप्रैल में फिर से मेंस का पेपर होगा, लगभग फर्स्ट वीक के बाद जस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस दूसरा भी होता है। अब इन दोनों के बेसिस पे जो बेस्ट स्कोर होता है वो बच्चे का वो काउंट होता है। तो ये तो हो गया मेंस का रिजल्ट। अब इसके बाद कट ऑफ वगैरह आता है या फिर मेंस का रैंक कार्ड वगैरह भी आता है कि बच्चे ने कितनी रैंक हासिल की, क्या परसेंटाइल हासिल की, और बच्चा एडवांस का पेपर दे सकता है या नहीं दे सकता है। अब नॉर्मली मई में, जैसे इस बार 18 मई को पेपर है, तो मई के नॉर्मली 3rd वीक या फिर 4th वीक में नॉर्मली पेपर होता है जी एडवांस का। तो ये जो दोनों पेपर होते हैं इसी के बेसिस पे फाइनल फिर से एडवांस का रिजल्ट आता है नॉर्मली जून के 2nd वीक के आसपास में। मतलब लगभग 10 जून के आसपास तक नॉर्मली रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद फिर एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है जी। तो आपका जो क्वेश्चन है नॉर्मली कि पेरेंट्स इन दिनों उनको ये नहीं पता कि ये जो रिजल्ट सामने जो दर्शाया गया वो मेंस का सिलेक्शन है या एडवांस का सिलेक्शन है। तो जब स्पेशली हमारे पास आएंगे तो डॉट रिजल्ट ऐसे छापता है कि जो सिलेक्शन मेंस का है उसका हेडिंग मेंस होगा, जो रिजल्ट एडवांस का है उसका हेडिंग जेई एडवांस्ड होगा। ठीक है, और ये हमने अपने ब्रोशर में भी डाल रखा है। इनफैक्ट जो हमारे काउंसलर हैं वो भी ये चीज क्लियरली बताते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि ऐसा तो मैं करता हूं जी, लेकिन अब बाकी लोग करता है या नहीं करता है या किस तरीके से करता है ये जानने की जरूरत है। तो परेशानी ये है कि पेरेंट्स को इन दिनों ये बताया जाता है कि हमारे जेई में अभी तक 300 से ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं। अब 300 किस चीज में आए? हाँ, वो क्लियर ही नहीं है कि किस चीज में। तो उनको समझाया जाता है कि सिस्टम में आए, जेई सिस्टम में क्या होता है, मेंस होता है, एडवांस होता है, प्राइवेट कॉलेज भी होता है। तो अब पेरेंट्स को ये नंबर समझ में आता है कि 300। हम तो ऐसे भी बैनर्स देखे हैं जिसपे क्लियरली लिखा हुआ है 10,000 प्लस सिलेक्शन इन जेई एडवांस। हम तो कहते हैं अभी तक रेवाड़ी में कोई ऐसा स्कूल या कोई ऐसा सेंटर नहीं है, कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां से 10,000 सिलेक्शन हुए हों। मैं तो कहता हूं 10,000 बच्चे नहीं पढ़ा होंगे, मैंने नहीं पढ़ाया। 10,000 पढ़ाने का मतलब 10 साल भी पढ़ाओगे तो हजार बच्चा पढ़ाएं, और 1000 बच्चा छोड़ दो, 1000 सिलेक्शन 10 साल तक दिखाओगे तब 10,000 सिलेक्शन होगा। तो ये केवल क्वेश्चन ये नहीं कि 10,000 सिलेक्शन हुआ, नाम कहाँ है? हाँ, आप अगर लिख रहे हो 50 सिलेक्शन तो 50 के नाम दोगे ना, मैं तो नाम देता हूं। तो ये नंबर्स का जो गेम है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और स्पेशली मैं मैथ्स का टीचर हूं तो ये नंबर मुझे समझ में आता है जी। चाहे वो फोन नंबर हो चाहे वो रैंक हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है चीज। मतलब पेरेंट्स को ये सवाल करना चाहिए कि जो आप बता रहे हो वो मेंस का सिलेक्शन है या एडवांस का सिलेक्शन है। मैं तो कई पेरेंट्स का ऐसा भी मेरा मतलब मैंने रिजल्ट छपते हुए देखा है मार्केट में। जैसे अभी रिजल्ट आया मेंस का, तो परसेंटाइल जो बनता है ना वो सब्जेक्ट वाइज भी बनता है और ओवरऑल भी बनता है। तो किसी बच्चे का मान लो फिजिक्स में आ गया 99 परसेंटाइल, मैथ में आ गए 10 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में आ गए कुछ मान लो 80 परसेंटाइल, ओवरऑल उसका बना 88 परसेंटाइल। तो रिजल्ट उसका छपा हुआ हमने देखा 99 परसेंटाइल। क्यों? तो उसके फिजिक्स में 99। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है जी। और हम सिखाने के लिए तैयार हैं। मेरे पास, मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास एडमिशन लेने आओगे तभी मैं सिखाऊंगा। आप नॉर्मली अगर मेरे से कुछ जानना हो तब भी आप आ सकते हो, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा कि हाँ किस तरीके से चीजें चेक कहीं पे भी एडमिशन ले तो क्या आप देखें। सर एक चीज ये कि अभी कुछ बच्चे जो 10th के बाद डिसीजन नहीं ले पाए हैं, डिले हो गया 1 साल का, अभी लेना चाह रहे 11th के बाद, तो उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग होनी चाहिए? क्या 1 साल में 2 साल का सिलेबस कवर हो सकता है? ड्रॉपर बैच तो 6 महीने में हम सिलेबस कवर कराते हैं। हम जून में सिलेबस स्टार्ट कर दिसंबर में खत्म कर देते हैं। तो 12th के लिए तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हम अभी फरवरी में बैठे हैं, अगले साल एग्जाम होना है मई में फिर से एडवांस का। तो हमारे पास लगभग 15 महीने हैं अगर हम इसको ऐसे देखें। हम 6 महीने में सिलेबस करा देते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए क्या ये सफिशिएंट टाइम है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अगर छूट गया है तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ तो बेसिक्स क्लियर होंगे उसके। तो जो 12th का सिलेबस है वो तो हम करा ही देंगे जी। उसके अलावा 12th का सिलेबस हम लोग का टेंटेटिव अक्टूबर 2nd वीक तक कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास उसके बाद भी 5 से 6 महीना है। उस मीनवाइल हम क्या कराते हैं कि 11th और 12th फुल सिलेबस का, मतलब अगर मेरे पास कोई बच्चा 12th में एडमिशन लेता है तो हम 12th का सिलेबस तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं,
लेकिन 11th और 12th का जो कंप्लीट रिवीजन होता है या फिर कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो होता है वो जी। सब कुछ भी हम कराते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप 11th में हमारे यहाँ नहीं थे या आप अपने फीस नहीं दी, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चा मेरे पास आईआईटी के लिए आया है। वो बच्चा 11th और टॉपिक और 12th के टॉपिक को अलग करने नहीं आया है, वो उसको समेटने आया है, एक जगह इकट्ठा करने आया है। तो ये जो चीज है वो हम कराते हैं, और उसके लिए डिसाइड करने का जो बेस्ट फैक्टर है वो ये है कि लास्ट ईयर में मैंने यही बोला था कि टीचर चेंज हो जाएगा। आप जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो और जितने भी लोग लास्ट ईयर हमसे मिले थे, आपको जरूर याद होगा, और मेरे इस बात को ध्यान से सुनिएगा। लास्ट ईयर मैंने इसी टेबल पे बैठ के बोला था कि आप जहां एडमिशन ले रहे हो ना, टीचर चेंज हो जाएगा। और मुझे पता है आप जहां गए थे वहां पर टीचर चेंज हो चुका है, लेकिन मैं वहीं बैठा हूं। कोई बात नहीं, अगर देर हो भी गई है तो आप अभी भी आ सकते हैं। फिर से हम डेमो क्लास देंगे आपको, फिर से उसी एनर्जी से हम ट्रीट करेंगे, और आप बिल्कुल आ सकते हैं, डेमो क्लास अटेंड करवा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर से इनरोल होइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया और मैं आशा करता हूँ पेरेंट्स को काफ़ी कुछ यहाँ से जानने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर, हम मिलते रहेंगे आपसे और आगे भी और कुछ सवाल होंगे तो आपके पास ज़रूर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बातों को इतने अच्छे से सुने।